बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल बेंच ने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया था उसको कलअदम करार दे दिया है, और इसके साथ साथ जुडिशल रेफरेंस और जो शो कॉज नोटिस था उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम फैसला हुआ है और रेफरेंस के अंदर कहा गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये जो रेफरेंस था ये बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है इसको, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट पे इस पे बात करेंगे और प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट पे हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत से बीएनपी और सरदार अख्तर मेंगल जो उसके सरबराह हैं उन्होंने इत्तेहाद ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि इत्तेहाद बना रहे, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो हमारा MOU साइन हुआ था हुकूमत के साथ, उनके ऊपर कमेटीज़ पे कमेटीज़ आती रहीं, बदलती रहीं, लेकिन हमारे जो मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए, जिसकी वजह से अब हम इस कोलिशन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इस पूरी सिचुएशन के अंदर हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी रब्ता हुआ है BNP मेंगल से, और इसके साथ साथ चेयरमैन सैनेट की भी मुलाकात हुई है इनसे अख्तर मेंगल साहब से। नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है इब्राहिम खान ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्काइप पर मेरे साथ हैं अली गौहर बलोच, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। प्रोग्राम के दरमियान में हमें अशतर और साफ अली साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। इब्राहिम भाई, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। फैसला आया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फैसला है, पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहमियत का हामिल है, और हमें भी सुन रहे थे जिसके अंदर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं इस फैसले से, और हुकूमत इसके अगेंस्ट कोई रेट किसी चीज़ पर नहीं जा रही, बिल्कुल जिस तरह की डायरेक्शन दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उसी तरह चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। क्या व्यू है आपका जी इस पर? बिल्कुल उस हद तक मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और बीइंग लॉफुल सिटीज़न ऑफ द कंट्री हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले हैं उसको मनोअन तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मैं ये फैज़ ईसा केस का नहीं इन पर्टिकुलर बात करना चाह रहा कि इस केस की वजह से ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो भी इन्हीं जजेस में से ही फिर जो है वो आगे बैठता है। अगर किसी का ग्रीवियंस हो या डिसीजन के खिलाफ कोई उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता है। ओके। लेकिन उसके लिए फिर हो क्या रहा है कि वही जजेस फिर आगे बैठे होते हैं, तो वो जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहना चाहिए या जिसको आप ऑप्टिमम जस्टिस कहना चाहिए, ठीक है, वो इंश्योर नहीं हो सकता। उसकी एक मिसाल मैं आपको दूंगा सिंगापुर की, कि सिंगापुर में जो थे अपना ली कुआन यू, उन्होंने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई थी जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी थी। ठीक है, जुडिशरी अपना काम करती थी, ठीक है, और वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी वो बिल्कुल इनसे हट के थी। वो नॉर्मल फैसलों के उसमें उनका कोई अमल दखल नहीं होता था। अलबत्ता जो जजेस के फैसले होते थे उनको उनके खिलाफ ग्रीवियंस पे कोई जाता था तो वो इंडिपेंडेंटली उसको सुनते थे, जिसमें के मुल्क के टॉप नॉच लॉयर्स जो हैं जी उनको बनाया जाता था, ताकि वो उनकी कानून पे जो गिरफ्त है वो इस हद तक मजबूत होती है कि वो फिर उसमें जो है किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती वन वे और दी अदर, एक पार्टी या दूसरी पार्टी के लिए। जी, आपका एक मिनट पॉइंट आ गया। ये एक और जी इब्राहिम भाई, 1 मिनट आपका पॉइंट आ गया। व्यूअर्स, हमें अभी इस वक्त ज्वाइन किया है अशतर और साफ अली साहब ने। आप साबिक अटॉर्नी पाकिस्तान है। अशतर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, सर क्या है आपका इसके ऊपर व्यू जी? आपकी आवाज कुछ कट के आ रही जी सर, कैन यू हियर मी नाउ जी? जी सर, मैं कह रहा हूं जी, अभी जो शॉर्ट ऑर्डर आया है रिस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सर आपका क्या इसके ऊपर व्यू है जी? शॉर्टली पहले अगर आप बताएं जी। आप देखेंगे कि 40 से ज्यादा हेयरिंग्स पे हुई
जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई जी। और आप जब रेफरेंस के मंदरजात को देखें और जिस तरीके से रेफरेंस को फाइल किया गया और जिस तरीके से डिफेंड किया गया उसके देखें तो आप देखेंगे इसके दोनों पहलू निकलते हैं। एक है पॉलिटिकल और दूसरा है लीगल। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक स्टांस लिया और जाहिर है ट्रांसपेरेंसी ठीक है और अकाउंटेबिलिटी इनका मंशूर का भी हिस्सा, और ये बारहा ये बात कह चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं होती। ठीक। लेकिन जिस तरीके से रेफरेंस को बनाया गया, जिस तरीके से उसको डिफेंड किया गया, जो बातें हुई और जो उसके पीछे महरकात थे, वो उसका पॉलिटिकल साइड होगा। इन्होंने एक ARU बनाया जिसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है, लेकिन उसको पैसे भी दिए, इख्तियारात भी दिए और वॉइस भी दी, उसने ये सारा केस बनाया। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा, रेफरेंस का जिस वक्त हमने अभी डिसीजन देखा उसके अंदर ये भी था कि रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार दिया गया है। सो इसका मतलब जो आप पॉइंट 1 जो आप अभी मेंशन कर रहे थे कि इसका कोई पॉलिटिकल साइड भी हो सकती है, इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी मैं वही ऐसा कर रहा था कि ये तो उसका पॉलिटिकल साइड हो गया ना। देयर वाज अ पॉलिटिकल विल टू डू ऑल दिस। अब जब ये कह दिया कि इसको हम क्वॉश करते हैं और रिकग्नाइज किया कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अपनी जगह पे है, उस पर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही देखेगी। ठीक है जी, क्योंकि वो एक आईनी इदारा है जो सारे मामले को देख सकता है। सो दिस इज लाइक एन इंडाइटमेंट ऑफ दैट पॉलिटिकल विल एंड पॉलिटिकल डिसीजन to file a reference against a sitting judge of the Supreme Court. ठीक। जिनकी जजमेंट्स जो हैं वो सारी की सारी आपके सामने हैं, बोल्ड हैं, क्रिस्प हैं और लीगल साइड पे स्ट्रांग होती है। अच्छा सर, एक अल्टीमेटली ही इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस। एग्जैक्टली। जब नए इलेक्शन आने वाले होंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये सब कंसिडरेशंस जब सामने आ जाए तो एक्सट्रीनियस कंसिडरेशंस होती हैं। उसी वजह से जो लीगल साइड के ऊपर आपने देखा जी कि ये बहुत कमजोरी पे चले गए। सर इसमें एक और जो एविडेंस, जी ठीक सर, इसमें एक जो और व्यू पॉइंट है कि जी ये मामला मिसकंडक्ट का नहीं था, ये टैक्स का था और इसको मिसकंडक्ट में ले जाया गया और कहते हैं जी ड्रैग किया गया जस्टिस काजी फैज ईसा को इस पूरी सिचुएशन के अंदर। इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी मैं इससे इख्तिलाफ करूंगा। ओके। इफ ए जज does not pay his taxes, या वो इवेड करता है या वो जो है मिसटेकमेंट्स करता है अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी जज के तौर पे उसका जो कंडक्ट है, एक्चुअली उसके स्टैंडर्ड्स जो है वो एक आदमी से कहीं बुलंद होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं ज्यादा होते हैं और प्रोप्राइटी का एक बहुत बड़ा इशू आता है। सो सवाल ये जरूर उठ सकता है कि पहले ये डिटरमिन हो जाए कि टैक्स इवेजन है। एग्जैक्टली। तो फिर रेफरेंस बनना चाहिए। ठीक। और जो नहीं कि आप इल्जाम लगा दें और उसको साबित ना कर सकें। ओके, दैट इज समथिंग व्हिच दिस गवर्नमेंट डिड। ट्रू सर, जो अब डायरेक्शन दी गई है टू द FPR एंड टू द इनकम टैक्स और उसके बाद दे हैव टू रिवर्ट बैक टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वहां पर चीज़ों को फिर यू थिंक दैट्स अ राइट डायरेक्शन जिसको हुकूमत ने भी अब बिल्कुल मन तस्लीम किया है कि जी वी एग्री ऑन दैट? देखिए मैं अर्ज करूं मेरी दानिश में दिस वाज ये इनवाइट किया गया ये सारा कुछ। कैसे? अगर ये वॉलंटियर ना करते कि ये हैं वो जराए जिनकी वजह से ये असासे बने हैं तो शायद इसकी भी नौबत ना आती और सिर्फ इतना ही होता कि जिस चीज की बुनियाद बना के आपने रेफरेंस बनाया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और ये साबित किए बगैर कि जज साहब का इसके अंदर कोई ताल्लुक वास्ता है इन प्रॉपर्टीज को बनाने में और उसके अंदर उसकी उनकी कंट्रीब्यूशन है पैसे के अंदर, ये रेफरेंस जो है वो बिल्कुल नहीं बन सकता। लेकिन क्योंकि अब ये खुद वॉलंटियर किया है इन्होंने कि ये हमारे जराए हैं तो प्रॉपर्टीज बनाई गई, तो वो फिर FBR की तरफ रेफरेंस जो है बनना या जाना या उनकी तहकीकात करना इज द राइट डायरेक्शन। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भी ये मामला जो जब जाता
और वहां पे अगर इसको प्रीएम्प्ट ना किया जाता तो आई एम सैंग्विन कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी पहली या दूसरी पेशी पे यही बातें सुन के कहती कि जनाब बिल्कुल ठीक, रेफरेंस इज प्रीमेच्योर, वी रिटर्न इट एंड वी से कि जी पहले तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें, और जो मजाज फोरम है वहां से पहले फाइंडिंग आ जाए कि नंबर 1 ये असासे नाजायज तरीके से बनाए गए या ये पैसे नाजायज तरीके से बाहर गए, और उसमें जज साहब का अपना कोई हाथ है, तो फिर ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मामला आ सकता है। ठीक, सो दिस इज व्हाट हैज अल्टीमेटली हैपेंड आफ्टर 41 hearings। 41 hearings, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अशतर रौसाफ साहब, थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर। अली गौहर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ज़रा मुझे बताइएगा, आपने अशतर रौसाफ साहब की बात सुनी, आपने इब्राहिम खान साहब की भी बात सुनी, और अब जो डायरेक्शन है वो दी गई है टू द इनकम टैक्स एंड टू द FBR एंड दे हैव टू रिवर्ट बैक इन 60 days, 60 दिनों का टाइम दिया गया है कि जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं रिगार्डिंग ऑल दिस दे हैव टू सबमिट इट टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या आप कहते हैं इसके ऊपर जी? जी अली गौहर साहब, कैन यू हियर मी? जो आपने जी अभी वो पहले प्रॉपर कोई प्रॉब्लम थी, आवाज नहीं आ रही थी। बात ये मंसूर भाई कि जिस तरह से मैं भी अशतर रौसाफ साहब की बात सुन रहा था, फिर उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि ये जो रेफरेंस दायर किया गया, आपको पता है कि डे 1 से वकला का एक और स्पेशली मीडिया पर और हर जगह पर ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये मौजूदा हुकूमत और इनके प्रेसिडेंट और इनके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बदनीति पर मबनी एक कदम उठाया, और जैसा कि ये वो उसी चीज का तसलसल है जैसा कि इमरान खान जब ऑपोजिशन में थे तो इदारों के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते थे, वो कंटेनर पे जो जुबान इस्तेमाल करते थे, वो अपनी मीटिंग में बैठ के जो जुबान इस्तेमाल करते थे, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया पर मौजूद है। ये उसी चीज का तसलसल, और साथ ही साथ जो इन्होंने जिस तरीका से उसके वो जो इन्होंने सोर्स लिए और जिस तरीके से इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के मतलब है कि रिस्पेक्टेबल जज की जिस तरह से प्राइवेसी डिस्टर्ब की, जिसका कि ना इन्हें कानून इजाजत देता था ना इनको आईन इजाजत देता था, और ये उसी तरह से जिस तरह के इन्होंने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ एक दफा इन्होंने मतलब कोई ऐसा इदारा इन्होंने नहीं छोड़ा कि जिस पर अटेम्प्ट नहीं किया कि उसको अपने ज़ेरे असर लाएं या ज़ेरे कब्जा लाएं और अपनी ही मर्जी के लोगों को बिठाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है कि जस्टिस फायद ईसा साहब का जो फैसला आया है उसमें जितने भी बेंच में जजेस थे, आप उनके अलग अलग, चूंकि टाइम थोड़ा है, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी क्या क्या ऑब्जर्वेशन दी है, फैसले में क्या क्या लिखा है, पूरी कौम उस चीज को देख रही है। और मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक रोशन दिन है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना मतलब है कि इस एक अहम फैसला जो है वो सुनाया है, और फौरी तौर पर ठीक है जिन्होंने ये सर रेफरेंस दायर किया मंसूर भाई, प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। ये मिसालें देते थे इंग्लैंड की, ये मिसालें देते थे मगरबी वो जो मैनर्स हैं जमहूरियत के, तो आज ये खामोश क्यों बैठे हैं? मुझे जरा इस पे अली साहब आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा इस पे जवाब लेने दीजिएगा। मैं एक मिनट डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो को एड अप कर लूं। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि जिस तरह भी बात हो रही है और जिस तरह अभी अशतर रौसाफ साहब भी फरमा रहे थे, 40 से ज़्यादा हेयरिंग्स हुई हैं इसकी, उसके बाद जो शो कॉज था वो कल अदम हो गया, जो जुडिशल रेफरेंस था वो कल अदम करार हो गया, और जो सदारती रेफरेंस था वो भी कल अदम करार दे दिया गया है। अगर मैं जजेस की बात करूं, जिस तरह अभी अली गौहर साहब भी कह रहे हैं, 3 जजेस अगेंस्ट थे कि ये चीज़ FBR में नहीं भेजनी चाहिए, और 7 जजेस पूरे फुल बेंच में इसके हक में थे कि ये FBR के पास ज़रूर भेजनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने मनी ट्रेल दे दी हुई है। क्या व्यू है आपका इस पर जी? सबसे पहली बात तो ये है कि अभी अशतर साहब ने जो बातें की हैं उनकी रोशनी में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि ये अभी पूरा डिसीजन नहीं है, ये शॉर्ट ऑर्डर है जी।
शॉर्ट ऑर्डर डिसीजन है, तो उसके बारे में अभी इतना तफसील में नहीं कहा जाएगा कि क्या इस पे होना चाहिए। अभी इब्राहिम साहब मिसालें दे रहे थे, मिसालें तो ये बहुत देते हैं, बहुत एग्जांपल्स देते हैं, बाहर के मुल्कों की बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि प्लीज किसी एक पे इम्प्लीमेंट कर दें, आप किसी एक मिसाल को आप पूरा कर लें। और दूसरी बात यह है कि जो डिसीजन आया है, देखिए माजी में आपको याद होगा कि 2012 में जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को आला अदलिया ने नाअहल करार दिया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने इदारों के साथ खड़ी हैं, अपने इदारों के हर फैसले का उन्होंने इज्जत की है, एहतराम किया है। तो ये भी एक फैसला है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर डिसीजन है, इस पे हम अभी फिलहाल कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकते या कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जब तक पूरी तफसील नहीं आ जाती है। दूसरी बात ये है कि हमेशा हम लोगों ने ये कहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि इदारों को अपना काम आजादी से करने देना चाहिए। जहां भी इंटरफेरेंस होगी वहां पे प्रॉब्लम्स होंगी। अब ये जो ARU बनाया गया है, मुझे ये बता दें कि कहीं पे इसका कोई कहीं ये सेट होता है इस पूरी चीज में? शहजाद अकबर साहब को किस बेस पे रखा गया है? क्या उनको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि वो सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब करें? अगर वो एहतसाब कर रहे हैं तो अक्रॉस द बोर्ड करें, वो जजेस का भी एहतसाब कर रहे हैं, वो अपोजिशन का भी एहतसाब कर रहे हैं, क्या वो अपनी गवर्नमेंट के लोगों का एहतसाब क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल ठीक है। इब्राहिम भाई मुझे बताइएगा, एक तो सबसे पहले आपने पूरा व्यू पॉइंट, एक पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे ख्याल में अब वो डिस्कशन हो रही है कि आप लोग बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी का दावा करते हैं, क्लेम करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अगर आपके अंदर अपने सर्कल्स में हो तो शायद वो नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, प्रोसीडिंग जो है वो FBR करेगी और उसके बाद ये सबमिट करेंगे आफ्टर 60 days टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो अब जबकि, और सबसे बड़ा इशू जो हम सुबह से बात कर रहे हैं मनी ट्रेल का था, मनी ट्रेल प्रोवाइड कर दी गई है, सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर दी गई है, दैट्स व्हाई द होल बेंच वाज कंफर्टेबल विद। योर व्यू ऑन दैट? जी, पहले तो मैं जवाब देना चाहूँगा कि ये जितने भी दावे अभी कर रहे हैं, बलोच साहब अभी फरमा रहे थे एट द एंड ऑफ द स्पीच कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा चाहिए। ये बहुत डेस्परेशन है इनमें कि वज़ीर आज़म जितना जल्दी हो सके इस्तीफ़ा दे दे। जहाँ तक आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, हमारे 2 प्रोविंशियल मिनिस्टर जो हैं पंजाब के, वो ऑलरेडी 2002 में, क्योंकि वो MPs भी थे और मिनिस्टर्स भी थे, तो वो अपना नैब में 3-3, 4-4 महीने भुगत के आए हैं जी। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस होती है चीज़ों की कि जो चीज़ें पहले अकरेंस हो गई है उनका उसी हवाले से फिर उनको केसेस को उठाया जाता है। अभी चीनी का और आटे का बहरान वाला चक्कर जो है वो ऑलरेडी आपके सामने है, अकाउंटेबिलिटी उसके लिए हो रही है। लेकिन इनको मैं बेगम साहबा की तरफ एक थोड़ा सा जवाब देना चाहूँगा बहन अपनी को, कि हम तो ये कह रहे हैं कि कोई एक वादा जो किया है वो पूरा कर दें। आपने तो 50 साल से रोटी कपड़ा और मकान का कहा हुआ था, 50 साल में पूरा आप नहीं कर सके, हमें तो सिर्फ अभी 2 साल हुए हैं, बीबी 5 तो पूरा होने दीजिए ना। तो इंशाअल्लाह ताला सारे वादे पूरे कर देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अब आप उठा के देख लें कि या अयूब खान के टाइम में डैम्स बने थे 3, या इस वक्त साइमल्टेनियसली 3 डैमों पे काम हो रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के जो मकासद हैं, जो ज़रूरत है पाकिस्तान की वाटर शॉर्टेज की और इलेक्ट्रिसिटी, चीप इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो है उसको पूरा करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे। हम मुल्क के मामलात को जो पिछले 70 साल से बिगाड़ था उनको बेहतरी लाने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब होंगे, और वो होती हुई चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। बजट उठा के देख लीजिए कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया, किसके बावजूद कि इकॉनमी बैठी हुई है ये कोरोना की वजह से। हम कर रहे हैं। अब इनके पास मकसद है कि इब्राहिम भाई मेरी बात का तो जवाब दे देना जरा, मेरी बात का तो जवाब दे दें। है कि लीडरशिप के इब्राहिम भाई मेरी बात का जवाब तो दे दें। मुझे बताएं कि अब हुकूमत, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, क्या जिस तरह भी शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोसेस? और अब ये FBR में और इनकम टैक्स इसको मैनेज करेगा, 60 डेज के बाद दे विल गेट बैक टू द सुप्रीम कोर्ट एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स द डायरेक्शन विल बी गिवन। अब आप लोग सेटिस्फाइड हैं इस चीज को लेकर, या क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद जो लीगल टीम थी दे वेंट टू द प्राइम मिनिस्टर और उनको ब्रीफ किया? देखें
देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत वाइज डिसीजन है कि एक एक चीज को कुरेदा जाए और उसमें देखा जाए। फायज ईसा साहब ने एक तरफ से अपने तमाम मनी ट्रेल्स दे दिए हैं, दूसरी तरफ से एफबीआर के साथ उसको टैली कर लिया जाए कि वाकई वो दोनों मिलते हैं तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर नहीं है तो ये तो जजेस ने अपनी अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए किया है, वो अपनी जगह पे ठीक है। और देयर इज द मकसद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें हर लिहाज से उनकी रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस केस से हट के छोटे लेवल से लेके सिविल जज से लेके ऊपर तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, को क्राइटेरिया की जरूरत है, मामलात के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इंडिपेंडेंट होने का, जजेस से हट के बनने का, टॉप नॉच लॉयर्स का, इसमें मैंने अर्ज किया। इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसमें बेहतरी ला के इंसाफ को मजीद इंश्योर किया जा सकता है। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। अच्छा अली गौहर साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, वो मनी ट्रेल की बात हुई और ये हुई, और उसमें इब्राहिम खान कह रहे हैं कि मनी ट्रेल सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने बता दी है, अब वो टैली होंगी एफबीआर के अंदर से उस सोर्स ऑफ इनकम। और ये मनी ट्रेल जान के इब्राहिम खान ने बोला है बिकॉज उनको पता है आप लोग बैठे हुए हैं। सो मतलब मुझे इसके ऊपर बताइएगा, कोई क्लैरिटी है जी? ठीक है, मनी ट्रेल और सोर्स ऑफ इनकम बतानी जरूरी है, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स चीजें आगे चलनी चाहिए। देखिए मंसूर, मैं इब्राहिम भाई की बातों का बिल्कुल जवाब देना चाहता हूँ। ये मैं जाती तौर पे जानता हूँ, एक शरीफ आदमी है, लेकिन इनके लबो लहजे से न्यादी साहब को डिफेंड करना मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इनकी मजबूरी है, ये एक पार्टी में बैठे हुए हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि बड़ी डिटेल में अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं 2-3 चीजों पर रोशनी डाल दूं जी। कि आप देखिए, ये मनी ट्रेल की बात करते हैं, वो देखिए एक डिटेल जजमेंट आ गई, एक फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ऑब्वियसली भेजा एफबीआर के पास, बहरहाल एफबीआर उसको चेक करेगी। लेकिन ये भी चूंकि हुकूमत के अंडर एक इदारा चलता है, तो आप देखिएगा अब उसमें भी ये पूरा से पूरा कीचड़ उछालने की वो फायज ईसा साहब पर ये कोशिश करेंगे एफबीआर के जरिए भी, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन फिर भी अब हम तवक्को करते हैं कि एक आजाद अदलिया पीछे खड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, तो शायद वो एफबीआर वाले इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। लेकिन अभी ये बात कर रहे थे बजट के ऊपर, आपने देखा है कि जिस तरीके के साथ ये किस इकोनॉमी कोरोना की वजह से नहीं तबाह हुई, इकोनॉमी इनकी वजह से खराब हुई, तो वो हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से हुई है, वो आपके बैड गवर्नेंस की वजह से खराब हुई है, वो हुई है आप लोगों की, आपकी पार्टी की, और आपकी पार्टी में बैठे में जो बड़े बड़े कायदीन हैं, उनकी माफियाज हैं, जिनको आपकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नवाज रहे, उनकी करप्शन की वजह से इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की तबाह हुई है। और अब आप चाहते हैं कि जुडिशरी में भी मतलब है कि जजेस के खिलाफ आप देख लें कि क्यों नहीं, ये सिंगापुर की मिसाल दे रहे थे, तो मगरब की मिसाल जो कि खुद नियाजी साहब देते हैं, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना चाहिए। मगरिब में तो ऐसा ही होता है, वो बड़ी आप समझते हैं कि वो एक महज़ब कौम है। जब भी कोई बात होती थी, जब भी कोई इशू होता था, तो नियाजी साहब की सबसे पहले स्टेटमेंट आती थी। कभी कहते थे प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, कभी कहते थे रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर दे। अपने टाइम की आप अपनी स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, तो आज कम से कम जो कुछ उन्होंने कहा खुद खुशी से लेकर जो कहा, किसी एक चीज पर ही अमल कर दे, जिस पर दिल करता है खुद उसी पर अमल करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर शाजिया, मुझे एक चीज़ बताइएगा, अभी हमने ये पूरी रेफरेंस की बात की, एनालिसिस भी निकाला, और अभी जो मैं बात पहले भी ऑलरेडी मैं अशतर वसाफ साहब से कर रहा था कि जी ये बेसिकली टैक्स का इशू था, ये मिसकंडक्ट का इशू नहीं था, और इसको मिसकंडक्ट का इशू बनाया गया। और मिसकंडक्ट का इशू उस वक्त रिजॉल्व हुआ जब कल मिसेस काजी फायज ईसा ने वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी मनी ट्रेल और सोर्स ऑफ इनकम बताया, जिसके बाद पूरा बेंच जो था, फुल बेंच, दे वर सेटिस्फाइड। आपको लगता है ये चीज़ें ठीक थी? और अब जो डायरेक्शन है, या जो कहा जा रहा था कि जी प्रेशराइज किया जा रहा है अदालतों को या जुडिशरी को, ये जो व्यू पॉइंट था, ये नल एंड वाइट स्टैंड करता है इस वक्त? देखिए मंसूर, सबसे पहले तो मैं इब्राहिम साहब को ये बताना चाहूंगी कि 300 डैम्स तो आपने केपी में सोशल मीडिया पे बना दिए थे, और दूसरा इनकी सोच, इनकी नीयत तो आप लोगों के सामने है, जो आज एक अदालत ने भी बोल दिया कि ये रेफरेंस जो है बदनीयती पे मबनी है। तो इनको, इनकी सोच, इनकी समझ यहाँ पे देख लें आप कि इनको कहा गया था कि
कोविड-19 का कर्व जो है वो फ्लैट करना है, इन्होंने मईशत का कर्व जो है वो फ्लैट कर दिया। अब इनकी सोच यहाँ पे पता चलती है। अब दूसरी बात आती है एफबीआर की और ये सारे जो भी रेफरेंसेस हैं इन सब की। तो देखिए ये चीजें अगर उनके पास पूरी मनी ट्रेल है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपके पास प्रूफ ना हो तो फिर आप उस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं टेक्निकल तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतने टेक्निकल पॉइंट्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मुझे ये जो समझ आ रही हो यही है कि आपको पहले आपके पास सबूत होने चाहिए थे, उसके बाद आप जो मेरे ख्याल में आर्टिकल 209 है उसके अकॉर्डिंगली आप पहले कंप्लेन करते जुडिशियल सुप्रीम काउंसिल को कि अगर आपके पास प्रूफ थे तो उनको आप कंप्लेन करते कि हमारे पास ये सबूत हैं और ये कंप्लेन है। आप पहले रेफरेंस बाद में डालते, पहले आप ये कंप्लेन करते जब आपके पास सबूत ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने जो अपने वकील को रखे थे, माजी उनका देख लेते उन्होंने किस किस को कहां कहां पहुंचाया है। तो जब ऐसे वकील होंगे तो फिर आपके जो डिसीजन है वो आपके अगेंस्ट ही आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और जब ब्रेक से वापस आते हैं तो सरदार मेंगल ने वफाकी हुकूमत से जो इत्तेहाद था वो ख़त्म कर दिया। और क्यों ख़त्म कर दिया है, जबकि हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनसे रब्ता भी कर लिया है। उसके बाद सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट है वो भी उनको मिलने के लिए गए हैं। तो क्या होने जा रहा है अगले 2-3 दिनों के अंदर, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी इब्राहिम भाई, मुझे एक चीज़ बताइएगा। मैं थोड़ा सा सरदार अख्तर मेंगल ने वफाकी हुकूमत से इत्तेहादी जो आपके हैं उन्होंने आपके साथ जो इत्तेहाद है वो ख़त्म कर दिया है। थोड़ी सी इसको लेकर मैं रियली वांट टू हैव योर व्यू पॉइंट। मैं इब्राहिम भाई आपके पास ही आ रहा हूँ जी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 1 मिनट मुझे सिर्फ दीजिएगा, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ जी। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा। मैं बाकी सारी चीज़ों पे बाद में जाऊँगा। उन्होंने ऐलान किया, उनके जो पॉइंट्स थे उन पे भी बिल्कुल डिस्कस करते हैं। राइट फ्रॉम डे वन, आज की बात नहीं, पिछली जितनी भी हुकूमतें आई हैं, बलूचिस्तान निगलेक्टेड रहा है, बलूचिस्तान के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया और आज भी एड्रेस नहीं किया जा रहा। ये सबसे बड़ा इशू है जो बलूचिस्तान के अंदर महरूमियाँ हैं उनको लेकर। आपका ख़ुद ताल्लुक़ सदरन पंजाब से है। जितनी कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि सदरन पंजाब सूबा बने, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान वालों का भी हक़ है और ये हक़ देने से अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत दूर हैं जी। योर व्यू ऑन दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था जी कि बलोच साहब कह रहे थे कि जी इमरान खान ने, मैं आपको ये क्लियर बता दूं कैटेगोरिकली, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ। मैं किसी ख़ानदानी वरासती सियासत को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। अगर इमरान खान भी गलत होगा तो मैं बाबांगे दोहल ये कहूँगा कि वो गलत है। ठीक है जी। मैं ये सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने इस मुल्क से कोई बाहर जायदादें नहीं बनाई। जब इसहाक डार साहब थे 2 अरब पाउंड के उन्होंने स्कूक बॉन्ड्स इशू किए 10% इंटरेस्ट रेट पे, जबकि उसी वक्त इंडिया ने जो स्कूक बॉन्ड्स इशू किए वो 2% रेट पे। ठीक है। उसके बाद जो है जी LNG इन्होंने $10 में खरीदी जो कि इंडिया $2.5 में खरीद रहा है MMBTU। तो जब ये कहती हैं, डॉक्टर साहब कह रही थी ना कि जी ये मुईशत का फ्लैट हो गया है, 5,000 अरब रुपए हमने इनके कर्जे लिए हुओं को पैसे भरे हैं सर। ठीक हो गया, आगे चलें जी, जरा पॉइंट टॉपिक पे आ जाते हैं प्लीज जी। अच्छा, अब आ जाए सर, अब आ जाए इस तरफ। जब 18वीं तरमीम के बाद मैं कहता हूं बलूचिस्तान के सूबे के जितने भी वज़रा आला रहे हैं उनको किसी किस्म की कंप्लेन करनी ही नहीं चाहिए। आपने खुद देखा, विटनेस किया इस चीज़ को कि एक सेक्रेटरी के घर से अरबों के मकसद है रकम और सोने और क्या क्या कुछ बरामद हो रहे थे। ये वहाँ पर ना स्कूल बनाते हैं, ना वहाँ पर अस्पताल बनाते हैं, ना कोई डेवलपमेंट करते हैं। अपने हिस्से का NFC अवार्ड भी ले जाते हैं। सारा कुछ होने के बावजूद, देने के बावजूद अब ये फिर कहें कि जी हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। भाई अब तो तुम इंडिपेंडेंट हो 18वीं तरमीम के तहत, अब किस बात की? ये जब भी बजट के नज़दीक मामलात आते हैं तो थोड़ा सा जो है अपना असर रसूख ज़ाहिर है वो अपना वज़न डालते हैं।
वो अपना उसमें आएंगे, को फंड्स वगैरह के लिए डिमांड होगी, मेरा जाती असेसमेंट है, और मामला जो हैं फिर उसी तरह डगर पे चल पड़ेंगे जिस तरह पिछले साल हुआ था जी। इससे ज्यादा मकसद है कि इनका ये सरदार है वहाँ के और ये वजीर आला रहे हैं वहाँ पे, इनको चाहिए कि अब 18वीं तरमीम के बाद इनको तो ये कंप्लेन करनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर कहना चाहिए तो कहेंगे जी हमारा हिस्सा बढ़ाएं, अगर वो आबादी के लिहाज से बनता हो तो जरूर ले लें। अच्छा, मुझे ज़रा आगे जाने दीजिएगा। मुझे अली गौहर साहब एक चीज़ बताइएगा, इनके जो पॉइंट्स हैं, जो इनके पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं कि फेडरल सर्विसेज में बलूचिस्तान को 6% कोटा रखा जाए और फॉरेन सर्विस में भी रखा जाए, तमाम सियासी जमातों को मिलकर बलूचिस्तान की आबादी तशखीस और बलूचिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, कुदरती मादनियात के शेयर पर असर नौ जायज़ा लिया जाए और शफाफियत से सूबे को उसका फ़ायदा दिया जाए, सोना, तांबा, दीगर मादनियात की रिफाइनरीज बलूचिस्तान में ही लगाई जाएँ। ये जो इनके तमाम अफ़गान महाजरीन को बाइज़्ज़त उनके मुल्क वापस भेजा जाए, और मिसिंग पर्सनस वाला जो इनका पॉइंट है कि जी उसको प्रॉपरली उस चीज़ को मैनेज किया जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और ज़ेर ज़मीन पानी के ज़ख़ीरों को भरने के लिए बड़े डैम्स बलूचिस्तान में बनाने चाहिए। इसमें से मुझे आप बताइएगा कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है या जो पूरा नहीं होना चाहिए। मेरे लिए अपेरेंटली चीज़ें दे लुक्स गुड, आपके लिए शायद को थोड़ा फ़र्क हो, आप मुझे बताइएगा जी। मंसूर भाई, आपने जो है वो आपके जो आपने पॉइंट बताए हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि सारे जवाब आ जाते हैं और इब्राहिम साहब को ये पॉइंट ज़रूर प्रोग्राम में आने से पहले स्टडी कर लेने चाहिए थे कि इसमें किसी जगह पर भी उन्होंने किसी जगह भी फंड्स की डिमांड नहीं की। और मैं तो ये समझता हूँ कि आप यही देख लें कि ये रवैया क्या रवैया है इनकी हुकूमत का, ये हुकूमत की मेंटालिटी है। मैं समझता हूँ कि ये इब्राहिम साहब की तो नहीं हो सकती कि भाई आपको उन्होंने 6 पॉइंट दिए और बड़ी वजाहत की है, और उन्होंने अपनी स्पीच में भी इस पर बड़ी वजाहत की है कि इनमें से कोई भी पॉइंट मैं ऐसा नहीं समझता कि जो इनकी वो इत्तेहादी हैं और वो इनकी हुकूमत में एक किस्म का हिस्सा है और वो उन्होंने इनको वोट किया है, तो इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है। अगर वो मिसिंग पर्सन की बात करते हैं तो तब इन्हें क्या इस बात पे मतलब इसमें कौन सी है, तो वो तो उनकी बिल्कुल सही बात है कि जो मिसिंग पर्सन का इशू है वो उन लोगों को सामने लेकर आए या बताएं कि ये लोग मतलब है कि किसी वाकये में खुदा न खास्ता को मर्डर हो चुके हैं या तो इनके ऊपर क्या क़यामत गुजर चुकी है। लेकिन अगर कोई इन लोगों ने, इनके नीचे कुछ लोगों ने इनको अरेस्ट किया हुआ है, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कोई इशू इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये मतलब एक उस चीज की वजाहत करें। ये उन्होंने बिल्कुल हक और सच की बात की है और कितने दिन तक ये वो इनके लॉलीपॉप ले लेके और ये झूठे वादे कर करके अपने इत्तेहादियों को साथ रखेंगे। एमक्यूएम के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैंगल साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी दीगर लोग भी जो हुकूमत में बैठे हैं उनके अपने मतलब तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए हुकूमत कायम की गई है उसमें भी नंबर ऑफ गेम जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स है। लेकिन ये लोगों को जिस तरह से नैब थ्रेड्स और मैनेज करके लोगों को एक जगह पर बिठाया गया है, आज जिस तरह से कोर्ट का फैसला है उसके बाद हम तवक्को करते हैं कि अब जो लोग किसी मजबूरी की वजह से हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए थे अब उनको एक नया हौसला मिलेगा। नया हौसला मिलेगा। ठीक है, ठीक। इस हुकूमत को हमने नहीं गिराना, इस हुकूमत का जो धर्म तख्ता होना है वो इनकी अपनी कारकर्दगी और जो इन्होंने बोया है वही करेंगे और हम देखेंगे। बिल्कुल ठीक। केपीके में और ये अभी बता रहे थे बलोच साहब कि जनाब हमारी हुकूमत को आए 2 साल, तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि भाईजान आपको 2 साल नहीं हुए, 5 साल आपने केपीके में पहले भी आपकी। अली भाई आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा। डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, मुझे आप एक चीज बताएं, अरबों रुपए के खड्डों के सिवा बताएं केपीके। अली साहब मुझे, अली भाई थोड़ा सा आगे जाने दीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, मुझे जरा थोड़ा आगे जाने दीजिएगा। अली भाई को ज़रा आवाज़ उनकी आहिस्ता करें जी। अच्छा, डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो, ये सारी सिचुएशन के अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैंने आपसे पूछनी है। सबसे पहली कॉल जो सरदार अख्तर मेंगल को गई वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से गई है और बड़े मज़े की नंबर गेम में देख रहा था जो नेशनल असम्बली में है। गवर्नमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 156 सीट्स हैं, क्यू की 5 हैं, एमक्यूएम की 7 हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 हैं, जेयूपी की 1 है,
शेख रशीद साहब की एक है और आज़ाद 2 अरकान है। 180 है टोटल जो गवर्नमेंट साइड है, और जो अपोजिशन बेंचेस हैं उसमें एन की 84 है, पीपल्स पार्टी की 55 है, JUI की 15 हैं, BNP जो अख्तर मेंगल साहब है जो अब अपोजिशन में आ गए इनकी 4 हैं, ANP की 1 है और आज़ाद की 2 हैं। सो 161 टोटल जो इस वक्त पार्लियामेंट है। 342 था, 341 पे चल रहा है, तो टोटल कोई 10 वोट्स का प्लस माइनस रह गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने फोन ही कर दिया उनको। क्या करने जा रहे हैं अब आप लोग? जी मंसूर, सबसे पहले तो देखिए, इब्राहिम साहब से जब भी आप सवाल करेंगे ना, तो सवाल आपका गंदुम होगा, जवाब उनका चना होगा। ओके। तो इसलिए सबसे पहली बात देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले साल जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये बात की थी कि हम आपको नहीं गिराएंगे, गिरेंगे आप खुद, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, या उन लोगों जो आपको सिलेक्ट करके लाए हैं वही आपको हटाएंगे। ठीक है जी। तो देखिए जी, जो जनाब अख्तर मेंगल साहब की जो कंसर्न्स हैं, आप अगर किसी को अपने साथ अलाइंस बनाते हैं तो आप उनकी कोई ना कोई डिमांड जरूर होती हैं जो आपके साथ बैठते हैं। ओके। वो बेचारे हर दफा अपनी डिमांड्स लेके आपके पास आते हैं, वो आपके सामने बेगिंग नहीं कर रहे, वो अपनी डिमांड बता रहे हैं। और अगर देखें तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बलूचिस्तान को NFC में बहुत ज्यादा अवार्ड दिया गया था, बहुत ज्यादा उनको हिस्सा मिला था। ठीक है जी। तो ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में बलूचिस्तान को निगलेक्ट किया गया था। और आसिफ अली जरदारी ने अगर अख्तर मेंगल साहब को फोन किया है तो वो भी बलोच है और वो बलोच की इज्जत को समझते हैं। ठीक है। और बलोच की जो इज्जत होती है, जो उनकी जबान होती है, वो अपनी जबान पे कायम रहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो अख्तर मेंगल साहब ने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं, अगर वो उनके कहीं से भी, जो इब्राहिम खान साहब ने कहा कि फंड्स की डिमांड है या कोई इस तरह की डिमांड है, अगर वो इस तरह की कोई डिमांड है तो आप पूरी करें। आपने उनको लाए, आप अपने साथ बिठाने के लिए इसीलिए लाए कि उनकी आप डिमांड पूरी करेंगे, तो आप डिमांड्स पूरी करें उनकी। तो डॉक्टर शाजिया, फिर मुझे कोटा की हैं, जो भी हैं, आप उनकी डिमांड्स पूरी करें। डॉक्टर शाजिया, जिस तरह फिर बात नहीं होती है, वो तो अपनी जबान पे कायम है, आप भी अपना थोड़ा सा जबान पे कायम रहें। मुझे एक चीज बताइएगा कि जिस तरह इब्राहिम खान कह रहे हैं कि क्योंकि अब बजट पास होना है, तो दैट्स द मेजर रीजन जिसकी वजह से ऐसा प्रेशर दिया जा रहा है, तो क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर ये चीजें, जो चीजें बताई जा रही हैं वो पूरी होती हैं तो देन इट्स ऑल गुड टू गो? देखें मंसूर, ये तो इब्राहिम साहब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं क्योंकि ये उनको अपने साथ अलाइज बना के लाए हैं। ओके। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ बजट की बात नहीं है, वो बजट से पहले भी बारहा इनको बता चुके हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएं। बलूचिस्तान के कितने मेंबर्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीच में अपनी प्रॉब्लम्स बताई। उससे पहले पिछले साल लोकस की प्रॉब्लम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और अख्तर मेंगल साहब ने हाईलाइट की थी, जब तो ये गवर्नमेंट सो रही थी। अब लोकस सर पे आके बैठ गई है, तो इन्होंने अभी 2-3 जो टूटे फूटे जहाज हैं वो ला के खड़े कर दिए और दिखा रहे हैं कि भाई ये हमारी कारकर्दगी है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। आपने अगर दिखाना है तो आप दिखाएं, ये BRT वाले हालात यहाँ पे ना करें। पहले तो आपने 5 साल जो KP में हशर नशर किया है, ठीक है, वो मेहरबानी करके पूरे पाकिस्तान के साथ ना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाजिया असम सुमरो, थैंक यू वेरी मच। अली गौहर बलोच साहब, थैंक यू वेरी मच। इब्राहिम खान साहब, थैंक यू वेरी मच। अशतर और साफ अली साहब ने हमें ज्वाइन, आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, एक बड़ा इंसान तारिक अजीज़ इस दुनिया से चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम उनको देखकर बड़े हुए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। जुमले की अदायगी में अल्फाज का चुनाव अगर देखना हो तो तारिक अजीज़ साहब को बोलते देखें। शेर की अदायगी का तरीक़ेकार और वज़न जानना हो तो तारिक अजीज़ को शेर पढ़ते सुने। तारिक साहब एक बहुत बड़े अदाकार, मेज़बान, शायर, अदीब और तारीख़ दान के साथ साथ बड़े ज़र्फ़ वाले इंसान थे। जिस मोहब्बत और जज्बे से वो पाकिस्तान ज़िंदाबाद कहते थे, मेरे ख़्याल में अर्श तक वो आवाज़ और वो जज्बा जाता होगा। तारिक अजीज़ साहब का इब्तदाइया के इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों और सुनते कानों आपको तारिक अजीज़ का सलाम पहुँचे। ये जुमला हमेशा के लिए
हमारी ज़िंदगियों में रच बस गया है। तारिक साहब की कोई औलाद नहीं थी और उन्होंने अपनी तमाम तर जायदाद रियासत पाकिस्तान के नाम कर दी। लेकिन मुझे बहैसियत पाकिस्तानी एक अफसोस, एक दुख, एक तकलीफ़ है कि हुकूमत वक्त को तारिक अज़ीज़ साहब को मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ दफनाना चाहिए था, जो हुकूमत वक्त ना कर सकी और इससे कासिर रही। एक बड़े इंसान जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान रही, हमें छोड़कर चला गया। सियासत में आए और 1997 में रुकन कौमी असम्बली बने। आज तारिक अज़ीज़ हम में मौजूद नहीं, लेकिन पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआगो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारिक अज़ीज़ साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हम जो उनके पसमानदगान हैं हमें सब्र जमील अता फ़रमाए। जाते जाते तारिक अज़ीज़ साहब का एक शेर अर्ज़ है, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं। नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, नींद का हल्का गुलाबी सा खुमार आँखों में था, यूँ लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।